दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया था। जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 10 प्रैक्टिस सेट में से 5 प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हो चुका है। और आज हम छठवें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। और आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जब हम जीवा के अनुसार जब स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं तो हमारा कौन कौन होता है और इसमें से कौन नहीं होता है वही आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब जीवा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो हमारा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। यानी कि जो अग्र स्वर मतलब जीवा के जो अगले भाग से बोला जाता है, मध्य स्वर मतलब जीवा के मध्य भाग से, और पश्च स्वर मतलब जीवा के पश्च भाग से। जबकि जो विवृत दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो विवृत दिया है यह मुख के खुलने के आधार पर होते हैं, ठीक है। मुख के खुलने के आधार पर आता है, उसमें यह आता है विपरीत स्वर, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा कि इसके अंतर्गत यही नहीं आता है, जीवा के आधार पर नहीं आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो जब आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये जो हमारे वर्ण दिए हैं ड़, ल, र, तो ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन है। जबकि हमारा जो ये इसमें जो ड़ है और र है और च, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन है। और जबकि ल हमारा क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है, पार्श्विक ध्वनि है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, ये दोस्तों इसमें जो 5 लिखा है तो यह 5 नहीं होगा, यह ड होगा। क्या होगा, ड, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मूर्धन्य नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं। तो इसमें जो हमारा दिया है, ठीक है, इसमें आप इसको ड बना लीजिएगा। और इसमें जो दिया है कि ड, ट, ठ, तो ये सब हमारे क्या हो जा रहे हैं, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण हो जा रहे हैं। और जबकि हमारा ज जो दिया है दोस्तों यह मूर्धन्य वर्ण नहीं है, ज हमारा क्या है, मूर्धन्य वर्ण नहीं है, जबकि यह का क्या है, तालव्य वर्ण है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा को सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है यह पूछा है, ठीक है। तो घबराहट, जागरण, बिक्री, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जबकि हमारा ये ढोना जो होता है दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिजीविषा का अर्थ होता है। तो जिजीविषा का जो अर्थ होता है दोस्तों वह जीने की इच्छा होती है। क्या होती है, जीने की इच्छा होती है जिजीविषा, ठीक है। इसी तरह जो जीतने की इच्छा करता है उसे जिगीषु कहते हैं, युद्ध की इच्छा जो करता है उसे युत्सु कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अवस्याय, अवस्याय शब्द के तद्भव रूप का चयन कीजिए। तो जो अवस्याय का तद्भव रूप होता है वह क्या होता है, ओस होता है, ठीक है दोस्तों, ओस होता है। और ये आशीष का तद्भव है, ठीक है। ये आम्रचूड़ का तत्व है दूसरा। और ये अदरक जो है वो आद्रक, आद्रक शब्द का क्या है, तद्भव है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो वह है दोस्तों आश्चर्य। इन चारों ऑप्शनों में जो आश्चर्य है वो क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो उसमें आपको बताना है हम जो है वह क्या है। तो वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं, हम, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द बोले जाते हैं वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो वो है, पहला हो जाएगा दोस्तों, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य का यही उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा है जो विशेषण नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं छोटा बड़ा ये क्या होता है, ये विशेषण होता है। दूसरा दिया है हरा और पीला, तो ये भी एक क्या है, विशेषण ही है। और तीसरा दिया है 2, 3, तो ये भी एक क्या है, विशेषण ही है जो बता रहा है किसी के बारे में विशेषता। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण क्या है दोस्तों, किसी का नाम है, तो यह हमारे क्या है, विशेषण नहीं है, संज्ञा है। अगला जो क्वेश्चन है कि ठीक समय पर आना जाना वाक्य में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर
आना जाना, तो पर जो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, इस वाक्य में पर आया है। पर का अर्थात मतलब यह हो जाएगा कि अधिकरण, क्या हो जाएगा उसमें, अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण में ही में पर या ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन है कि अटकले भिड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अटकले भिड़ाना का मुहावरे का सही अर्थ यह होता है उपाय सोचना। क्या होता है दोस्तों, उपाय सोचना। अटकले भिड़ाने का मुहावरे का सही अर्थ उपाय सोचना होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो आपको इसमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है उसको अलग करना है। तो इसमें हमारा जो हरकत हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है हरकत, जबकि हमारा हुलास, हमला और हवाला ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो इसमें जो दिए गए हैं कच्छा हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, ये सारे क्या है हमारे बहुवचन है, जबकि प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है एक एक, यानी कि प्रत्येक जो हमारा है वह एक वचन है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो आपको इसमें से रेखांकित पद पे जो है वह शब्द में कारक को, उचित कारक को आपको पहचानना है। तो दिया है कि कीर्ति चरपाई पर बैठी है। कीर्ति चरपाई पर बैठी है, यानी इसमें जो पर है दोस्तों उसमें कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें आपका कारक चिन्ह जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, क्योंकि उसमें भी वही बात कर रहा है कि चरपाई पर, यानी पर किस में आता है, अधिकरण में ही आता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से हमारा हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल वह मुंबई गया। क्या हो जाएगा, फिलहाल वह मुंबई गया है, यही हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। जबकि पहला जो फिलहाल मैं वह, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि फिलहाल में वह मुंबई गया, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा दिया है फिलहाल में वह मुंबई गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ फिलहाल वह मुंबई गया, यह सत्य है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 3 ऑप्शन दिए हैं, मूलवान, ठीक है, मूलवान, क्लिष्ट और ब्रह्म, तो ये सब क्या है हमारे, जबकि शुद्ध नहीं है। और जो इसमें पृथक दिया गया है दोस्तों, पृथक क्या है, एक शुद्ध रूप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृथक। अगला जो क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जारी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो पंक्ति ऊपर दिए गया है उसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा अलंकार दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सुधा किसका विलोम शब्द है। तो सुधा किसका विलोम शब्द है आपको बताना है। तो सुधा हमारा गरल का, ठीक है, गरल का विलोम शब्द है सुधा। किसका है, गरल का विलोम शब्द होता है सुधा। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि यामिनी किसका पर्यायवाची है। तो यामिनी दोस्तों किसका पर्यायवाची है। तो यामिनी हमारा रात्रि की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, रात्रि की पर्यायवाची होती है यामिनी। ठीक है, यामिनी रात्रि की पर्यायवाची होती है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है। तो संयोग में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि संयोग किससे मिलकर बना है, सम धन योग, यानी कि सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मनौती शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो मनौती शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है दोस्तों, तो वो हो जाएगा इसका, अगर हम देखेंगे तो मन धन अवती होगा। ठीक है, क्या होगा, मन धन अवती। तो इसलिए हमारा इसमें प्रत्यय जो होगा वो अवती होगा। क्या होगा, अवती हमारा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो पहला उसमें दिया है कि वह लगभग 12:30 बजे आया था। तो वह लगभग 12:30 बजे आया था। इस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रकार होगा, जैसे कि संबोधक अव्यय, विस्मय दिवबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो यह तीनों देख रहे हैं उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, न भी संबंध दिखा रहा है, न ही विस्मय का कोई बात किया गया है, न समुच्चय बोधक का। तो हमारा इसमें निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपात। ठीक है, निपात ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे मतलब जो वर्ड होते हैं जो उसमें आकर के क्या करते हैं, उसमें वाक्य में उसका प्रभाव से उसके वाक्य को बदल देते हैं। तो वो हमारा निपात हो जाता है। ठीक है, उसमें
निपात उसमें जो तब निपात हमारा वही होगा जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर के क्या करते हैं, वाक्य का भाव बदल देते हैं, वही निपात होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तो बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह उस समय के बात को बताया जा रहा है जब कृष्ण जी चले जाते हैं, उस समय गोपियाँ मतलब माधव से कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यानी वो कृष्ण के वियोग में रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हमारा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो मिश्र वाक्य का होता है ज्यों ही त्यों ही ये सब आते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। जबकि तीसरा दिया है कि वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ऐसे ही हमारा जो है सब ऊपर वो किसी न किसी अलग प्रकार के हैं, जबकि हमारा चौथा जो दिया गया है वह क्या है, मिश्र वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें सही अर्थभेद का चयन करना है। तो अपत्य और अपथ्य दिया है, तो अपत्य का अर्थ होता है संतान और अपथ्य का अपथ्य का अर्थ होता है अहितकार। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अपत्य और अपथ्य का मतलब अर्थ संतान और अहितकर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जिन सामाजिक शब्दों में पाला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो प्रथम पद संख्यावाची हो और व्यक्त करने वाला हो तो वह विशेषण होता है, तो वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। आप सभी बात जानते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, उसे क्या हम कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला हमारा जो गद्य से रिलेटेड है और गद्य को हम पढ़ रहे हैं, आइए दोस्तों हम गद्य को पढ़ते हैं। दिया है, जीवन स्वयं एक यात्रा है, जो अपने अंदर यह यात्रा करता है वह नदी के उस पार पहुंच जाता है, जो बाहर यह यात्रा करता है वह इंतज़ार करता रहता है। आश्चर्य की बात है कि धन संपत्ति बर्बाद होने पर उसका तो हमें दुख होता ही है, परंतु व्यर्थ इधर उधर की बातों में जीवन बर्बाद करने पर भी लेश मात्र भी अफसोस नहीं होता है। कभी शांत मन से विचार करें कि आखिर हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। किसी के लिए यह पैसा, सुविधाएं, प्रतिष्ठा, तो किसी के लिए बच्चों और परिवार हो सकते हैं। यदि यह सब इच्छा अनुसार मिल जाए तो क्या जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वास्तव में यह इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है कि यदि उसे एक वस्तु प्राप्त हो जाए तो वह दूसरी वस्तु की पाने की लालसा पैदा हो जाता है। ठीक है। तो सही बात है, जितना ही व्यक्ति पाता जाता है उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो आगे कह रहा है इसमें कि उसकी जितना ही प्राकृतिक संभाव, यदि एक वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे दूसरी वस्तु पाने की लालसा पैदा हो जाती है। पाते रहने की लालसा, यह क्रम अनवरत चलता रहता है, साथ ही में प्राप्त वस्तुओं के खो जाने का भय भी। ठीक है। आगे देखेंगे, दिया है कि आकुलता भी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, आकुलता भी बनी रहती है। पाने के प्रयास और खोने की सुरक्षा में इंसान अपनी सुख शांति की बलि देते रहता है, यानी कि उसके चक्कर में एकदम परेशान रहता है। किसी भी चीज़ को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, अपनी खुशी यानी अपनी सुखी शांति सबको क्या कर देता है, बलि कर देता है। ठीक है। तो अब उससे हम जो गद्य पढ़े हैं उससे हम अब देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन उसमें है, जो बाहरी यात्रा करता है वाक्य में रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो जो बाहरी यात्रा करता है उसमें जो बाहरी यात्रा है उस वाक्यांश का क्या अर्थ हो सकता है आपको बताना है। तो इसमें भौतिक जगत में उलझे रहना ही क्या है, भौतिक जगत में उलझे रहना ही बाहरी यात्रा से दर्शाया गया है, इसका यही मतलब होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का प्रकृति स्वभाव कैसा है। तो गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि जो मनुष्य का प्रकृति है वह कैसा है, तो उसमें गद्यांश के अनुसार बताना है। ठीक है। तो गद्यांश के अनुसार जो बताया गया है तो मनुष्य लालची बताया गया है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं कि आज यह हो गया तो आज वो होगा, तो ये इच्छाएं बढ़ती जाती है तो क्या हो जाएगा, मनुष्य एक लालची प्रकृति का है गद्यांश के अनुसार। अगला दिया है कि मनुष्य की सुख शांति खोने का मुख्य कारण क्या है। तो जो मनुष्य की सुख शांति का खोने का जो मुख्य कारण है वह है दोस्तों अधिक पाने की चाह और उसे खोने का भय। यही क्या है, उसकी सुख शांति। ठीक है। सुख और शांति दोनों का क्या है, मुख्य कारण है।
सुख शांति का खोने का मुख्य कारण यही है कि अधिक पाने की चाह और उसे खोने का डर। अगला जो क्वेश्चन है कि धन संपत्ति में कौन सा समास है? तो धन संपत्ति में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, धन और संपत्ति। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से देख कर बताना होगा कि कौन सा समूह से भिन्न है। तो पहला दिया है कि सुख, शांति, स्वतंत्रता, लालची। तो जो हमारा सुख है, शांति है और स्वतंत्रता है, यह एक समान हो जा रहा है, जबकि इसमें जो लालची दिया है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। किस पर मिला था? यामा। और भी इनकी जो रचनाएं हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे निर्जा, निहार, रश्मि, रश्मि, ये सब क्या है? महादेवी वर्मा की ही रचनाएं है, जबकि यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए जितने भी गुप्त हैं, चाहे समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ऐसे करके जितनी रचनाएं हैं वो किन की हैं? जयशंकर प्रसाद की ही हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त की नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है कि, और यह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया है, अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा कि इसमें दिया है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो हम लोगों ने यह क्वेश्चन पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि उनका जो क्रम है ना, ये है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्रभु भी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यह रैदास का वाक्य है। किसका वाक्य है? याद रखिएगा, रैदास का यह वाक्य है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है। तो यह थे हमारे 6वें प्रैक्टिस सेट के जो उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।